सोचो एक ऐसा दौर जब शहरों में अमन था और उस अमन के साथ आइडियाज, इमेजिनेशन और इनोवेशन फूल रहे थे। जब पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि वो कला बन जाते थे। जब गिनती सिर्फ नंबर्स नहीं थे, वो सितारों के राज खोल दिया करते थे। और जब शब्द लिखे जाते थे तो सदियों तक जिंदा रह जाते थे। ये कहानी है उस वक्त की जब भारत सिर्फ राज्य नहीं बना था बल्कि सोच, ज्ञान और क्रिएटिविटी का एक पूरा युग रच रहा था। एक ऐसा जमाना जहाँ हर दिन कुछ नया जन्म ले रहा था, कला में, विज्ञान में, साहित्य में और जिंदगी के तरीके में। तो तैयार हो जाओ एक सिनेमैटिक टाइम ट्रेवल के लिए जहां हर सीन कुछ सिखाता है, हर आइडिया इंस्पायर करता है और वीडियो के एंड तक तुम महसूस करोगे कि असली विरासत इमारतों या जंगों में नहीं बल्कि दिमाग और दिल की रचना में होती है। एंड तक बने रहना क्योंकि ये सफर सिर्फ हिस्ट्री का नहीं, इंस्पिरेशन का है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 7 गुप्ता एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं। गुप्ताज कौन थे और इंडियन हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड को कभी कभी क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, इसी टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा था, कौन कौन से राज्य और शक्तियाँ उभर रही थी, इस टाइम के महान लोग कौन थे और उनकी कहानियाँ आज भी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ध्रुव और भविष्य अभी पांड्य किंगडम की एक्साइटिंग जर्नी से लौट कर आए हैं, जहां उन्होंने बड़े बड़े मार्केट्स देखे, शिप पर ट्रैवल किया और रोमन ट्रेडर्स को मोती खरीदते हुए भी देखा। अब उनके मन में एक नया सवाल था, अगर हम कुछ सदियां आगे चले जाए तो क्या होगा? भारत वैसा का वैसा ही रहेगा? इसी क्यूरियोसिटी के साथ वो अपनी टाइम मशीन इतिहास एक्टिवेट करते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं दिल्ली के मेहरौली में, जहां खड़ा है एक अमेजिंग आयरन पिलर। टूर गाइड बताता है कि ये पिलर 1600 साल से ज्यादा पुराना है और फिर भी बिल्कुल रस्ट फ्री है, जो एंशिएंट इंडिया की एडवांस साइंटिफिक और मेटलर्जिकल नॉलेज को क्लियरली दिखाता है। ये पिलर गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का है, जो हमें उस दौर की पावर और अचीवमेंट का अंदाजा देता है। अब अगर हम मैप पर देखें तो हमें पता चलता है कि इस टाइम पर गुप्ता एम्पायर सबसे ज्यादा पावरफुल था, जो 3rd से 6th सेंचुरी सीई तक फ्लरिश हुआ और जिसका कैपिटल पाटलिपुत्र यानी आज का पटना था। लेकिन पूरा भारत सिर्फ एक ही एम्पायर में नहीं था। सेंट्रल इंडिया में वाकटक किंगडम था, साउथ में पल्लव किंगडम उभर रहा था जिसका कैपिटल कांचीपुरम था और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप किंगडम था जो आज के असम के एरिया में था। मतलब ये एक ऐसा युग था जहां पूरे सब कॉन्टिनेंट में कई राज्य साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। इसी शांत और स्टेबल माहौल में आर्ट, साइंस, लिटरेचर और क्रिएटिविटी तेजी से ग्रो कर रही थी। इसीलिए इसी दौर को इंडियन हिस्ट्री का क्लासिकल एज भी कहा जाता है। अब ध्रुव और भविष्य के साथ साथ हम भी फैसिनेटिंग जर्नी को शुरू करते हैं ताकि समझ सके कि कैसे ये युग आज तक भारत की सोच और कल्चर को इंस्पायर करता रहा है। अ न्यू पावर इमर्जेस। दोस्तों, 3rd सेंचुरी सीई के आसपास कुषाण एम्पायर जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पावरफुल था, धीरे धीरे वीक होने लगा। जैसे ही पुरानी पावर कम हुई, नए राजा उभर कर सामने आए और इसी स्टेज पर एंट्री हुई गुप्ता डायनेस्टी की। गुप्ता के ओरिजिन को लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि उन्होंने प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के एरिया से रीजनल रूलर्स के रूप में शुरुआत की और टाइम के साथ एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर एस्टेब्लिश किया। इसी दौर में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और गोल्ड कॉइन्स के थ्रू गुप्ता एम्पायर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। उनके बाद आए समुद्रगुप्त जो एक ग्रेट वॉरियर थे। प्रयाग के प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो कोर्ट पोएट हरिसेना ने लिखी बताती है कि समुद्रगुप्त का एम पूरी धरती को यूनिफाई करना था। उन्होंने कई युद्ध लड़े, कई राज्यों को जीता और कई हारे हुए राज्यों को वापस उनके राज्य देकर ट्रिब्यूट सिस्टम के थ्रू एम्पायर को एक्सपैंड किया। समुद्रगुप्त सिर्फ वॉरियर ही नहीं बल्कि आर्ट, लर्निंग और ट्रेड के सपोर्टर भी थे और इसीलिए उनकी वीणा बजाते हुए कॉइन्स मिलते हैं। उनके बाद चंद्रगुप्त सेकंड जिन्होंने विक्रमादित्य के नाम से भी अपनी पहचान बनाई, गुप्ता एम्पायर के एक बहुत ही रेनाउंड रूलर बने। दिल्ली के आयरन पिलर पर इनकी लिखी हुई इंस्क्रिप्शन चंद्र का जिक्र करती है, जिसे चंद्रगुप्त सेकंड से जोड़ा जाता है। वो विष्णु के भक्त थे और उनके वाहन गरुड़ का सिंबल कई इंस्क्रिप्शंस में दिखता है। अब अगर हम मैप पर देखें तो पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर अपने पीक पर नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के ज्यादा हिस्सों के साथ ही सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के कुछ एरियाज तक फैला हुआ था। इम्पोर्टेंट
सिटीज जैसे पाटलिपुत्रा, प्रयाग, काशी, साकेत, वैशाली और उज्जैन इस एम्पायर का हिस्सा थे। साउथ में पल्लव, दक्कन में वकाटक जो गुप्ता के अलाइज थे और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप किंगडम मौजूद था। इस पूरे शांत और स्टेबल एनवायरनमेंट में आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और साइंस ने जबरदस्त प्रोग्रेस की। इसीलिए गुप्ता युग को इंडियन हिस्ट्री का क्लासिकल एज कहा जाता है। एक ऐसा युग जहां पावर के साथ साथ क्रिएटिविटी और नॉलेज भी लगातार ग्रो करती रही। ट्रैवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज। दोस्तों, गुप्ता युग के सोसाइटी के बारे में हमें बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती है एक चाइनीज ट्रैवलर फाहियन से, जो अर्ली 5th सेंचुरी सीई में इंडिया आया था। फाहियन का मेन पर्पस था बुद्धिस्ट सैक्रेड साइट्स देखना, इंडियन स्कॉलर से सीखना और बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करके चाइना ले जाना। अपनी लॉन्ग और डिफिकल्ट जर्नी के दौरान फाहियन ने भारत के अलग अलग हिस्सों का सफर किया और यहाँ की सोसाइटी, गवर्नेंस और लोगों के लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करके लिखा। उसके ट्रैवलॉग के अकॉर्डिंग गुप्ता युग में लोग ज्यादातर हैप्पी और प्रॉस्पेरस थे। लोगों को ऑफिशियल्स के पास बार बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं थी और जो किसान रॉयल लैंड पर खेती करते थे वो सिर्फ अपनी फसल का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देते थे। किंग के गार्ड्स और अटेंडेंट्स को रेगुलर सैलरी मिलती थी। फाहियन लिखता है कि गैंगेटिक प्लेन्स के शहर बहुत बड़े, रिच और वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, जहां लोग काइंडनेस और राइटियसनेस फॉलो करते थे। वैश्य लोग यानी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स चैरिटी हाउसेज और मेडिसिन सेंटर चलाते थे, जहां गरीब, बीमार और अनाथ लोगों का ख्याल रखा जाता था। डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते थे और नीडी लोगों को फूड मेडिसिन मिलती थी। शहरों में अमीर वैश्य, एल्डर्स और फॉरेन मर्चेंट्स भी रहते थे, जिनके घर सुंदर थे और स्ट्रीट्स भी अच्छी तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड थी। लेकिन दोस्तों, ये भी याद रखना जरूरी है कि फाहियन का अकाउंट पूरी सोसाइटी का कंप्लीट पिक्चर नहीं देता। अपनी ट्रैवलॉग के दूसरे पार्ट्स में वो चंडाल्स यानी आउटकास्ट के साथ होने वाले हार्श ट्रीटमेंट का भी मेंशन करता है, जो शहर के बाहर रहते थे। इससे हमें ये समझ आता है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज यूजफुल होते हैं, लेकिन वो सिर्फ राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाते हैं। इसीलिए हिस्टोरियंस हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को कंपेयर करके ही फाइनल कंक्लूजन्स निकालते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, अगर हम गुप्ता एम्पायर के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि उस टाइम पर कई किंगडम्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। कभी कभी उनके बीच युद्ध भी होते थे, लेकिन रूलर सिर्फ वॉर पर डिपेंड नहीं करते थे। कौटिल्य के आइडिया से इंस्पायर होके गुप्ताज ने अलायंसेस यानी मित्र बनाना भी सीख लिया था, जो सप्तांग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। इस दौर में नए किंग्स के साथ नए रॉयल टाइटल्स भी आए, जैसे महाराजाधिराज, सम्राट और चक्रवर्ती, जो उनकी सुप्रीम पावर और अथॉरिटी को दिखाते थे। जबकि पहले के रूलर सिंपल टाइटल्स जैसे राजा या महाराजा यूज करते थे। गुप्ताज ने अपने एम्पायर बढ़ाने के लिए मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, डिप्लोमेसी और मैट्रिमोनियल अलायंसेस का यूज किया। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रभावती गुप्ता, जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी और वकाटक प्रिंस से शादी के बाद उनकी डेथ पर रीजेंट रूलर बनी। उन्होंने गुप्ताज और वकाटक्स के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग रखे और अपने दोनों बेटों को किंग बनाया, इसीलिए उन्हें मदर ऑफ टू किंग्स भी कहा गया। विष्णु की भक्त होने के कारण प्रभावती गुप्ता ने विष्णु और उनके अवतार के लिए कई टेम्पल्स बनवाए, जैसे रामटेक हिल जो रामगिरी का नरसिम्हा टेम्पल है। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर गुप्ता एम्पायर बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड था। पूरे एम्पायर को एक ही जगह से कंट्रोल करने की बजाय उसे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया और लैंड ग्रांट्स लोकल रूलर्स, प्रीस्ट्स और चीफ्टन्स को दिए गए। इन लैंड ग्रांट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड कॉपर प्लेट्स पर लिखा जाता था, जिससे टैक्स कलेक्शन स्मूथ होती थी और लोकल लीडर्स को भी थोड़ी पावर मिलती थी। इसी बैलेंस सिस्टम की वजह से गुप्ता एम्पायर एफिशिएंटली रूल कर पाया और एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुई। थ्राइविंग ट्रेड। दोस्तों, गुप्ता एम्पायर की इकोनॉमी का बैकबोन था थ्राइविंग ट्रेड और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम। गुप्ताज की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था लैंड टैक्स, लेकिन इसके अलावा फाइन्स, माइंस, इरिगेशन, कार्ड से भी रेवेन्यू मिलता था। ये सारा पैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने, आर्मी को मेंटेन करने, टेम्पल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और स्कॉलर्स और आर्टिस्ट को सपोर्ट करने में यूज होता था। एक बड़ा एम्पायर तभी टिक सकता है जब ट्रेड स्ट्रॉन्ग हो और गुप्ता युग में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड काफी वाइब्रेंट थे। इस दौर में इंडिया ने मेडिटेरियन वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ ट्रेड किया, जिसमें टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, आइवोरी और जेमस्टोन एक्सपोर्ट किए जाते थे। इंडियन ओशियन नेटवर्क ट्रेड ने इंडियन पोर्ट को दूर दूर के मार्केट से जोड़ा और मेडिटेरियन ट्रेड रूट पर स्कोत्रा आइलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप था, जो अरेबियन सी में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। वहाँ मिले आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जैसे पोट्री, ब्राह्मी स्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शंस और बुद्धिस्ट स्तूपा के डिजाइन्स, ये प्रूव करते हैं कि इंडियन ट्रेडर्स वहाँ कई सदियों तक एक्टिव रहे। साथ ही वहाँ इजिप्ट, अरबिया, रोम और ग्रीस के ट्रेडर्स भी
भी आते थे जो रिच कल्चरल एक्सचेंज को दिखाता है। इस तरह ट्रेड ने सिर्फ इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया बल्कि गुप्ता युग को एक ट्रूली ग्लोबल और कल्चरली रिच एरा भी बना दिया। न्यू आइडियाज एंड वंडर्स, द क्लासिकल एज। दोस्तों, गुप्ता युग को सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर ही नहीं बल्कि न्यू आइडियाज और वंडर्स का दौर भी कहा जाता है। गुप्ता रूलर्स खुद विष्णु के भक्त थे जो हमें उनके कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस में दिखाई देता है, लेकिन साथ ही उन्होंने बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को भी फुल सपोर्ट दिया। इसी पीरियड में वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी और कई बुद्धिस्ट विहार फ्लरिश हुए जो गुप्ता रूलर्स के इंक्लूसिव और ओपन माइंडेड अप्रोच को दिखाता है। लंबी पीस और स्टेबिलिटी की वजह से इस युग में नॉलेज को प्रिजर्व और कंपाइल किया गया, इसीलिए हिस्टोरियंस इस दौर को इंडिया का क्लासिकल एज कहते हैं। संस्कृत लिटरेचर अपनी पीक पर थी जहां कालिदास जैसे महान कवि और पुराण लिखे गए। साइंस की फील्ड में आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में मेजर डिस्कवरीज की, जबकि मेडिकल टेक्स्ट में ट्रीटमेंट और मेडिसिन को और ज्यादा रिफाइन किया गया। मेटलर्जी भी एडवांस हुई जिसका बेस्ट एग्जांपल रस्ट रेजिस्टेंस आयरन पिलर है। इस ओवरऑल स्टेबिलिटी ने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाया जिससे स्टेट स्कॉलर्स, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट को सपोर्ट कर पाई। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में कई लर्नड स्कॉलर्स, पोएट्स और आर्टिस्ट थे जिनकी वजह से उनका दरबार नॉलेज और क्रिएटिविटी का सेंटर बन गया। इसी शानदार एनवायरनमेंट ने गुप्ता युग को एक ऐसा गोल्डन पीरियड बनाया जिसका इम्पैक्ट आज भी हमें इंस्पायर करता है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर। दोस्तों, गुप्ता युग के टाइम पर साइंस और नॉलेज ने जो उड़ान भरी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आर्यभट्ट और वराहमिहिर। आर्यभट्ट कुसुमपुरा यानी आज के पटना के पास रहते थे और अराउंड 500 सीई में उन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर एक फेमस बुक आर्यभट्टिया लिखी। उन्होंने सन, मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज दिए और सबसे अमेजिंग बात ये बताई कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है जिसकी वजह से डे और नाइट होती है। उन्होंने एक साल की लेंथ भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सही बताई और अर्थ के साइज का भी काफी एक्यूरेट एस्टिमेट दिया। साथ ही उन्होंने सोलर और लूनर एक्लिप्सिस को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया। मैथ्स में आर्यभट्ट ने कैलकुलेशन और इक्वेशन सॉल्विंग के ऐसे मेथड दिए जो आज भी हम स्कूल में पढ़ते हैं बिना जाने कि ये आइडियाज 1500 साल पुराने हैं। इसी दौर में वराहमिहिर भी एक ग्रेट मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे जो उज्जैन जैसे लर्निंग के फेमस सेंटर में रहते थे। उनकी एनसाइक्लोपीडिक बुक बृहद संहिता में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वेदर फोरकास्टिंग, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग और फार्मिंग जैसे टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं। नेचर को ऑब्जर्व करना, लॉजिक यूज करना और ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ साइंस को जोड़ना ही वराहमिहिर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। इन दोनों ग्रेट स्कॉलर्स की वजह से गुप्ता युग को सिर्फ एक पावरफुल एम्पायर ही नहीं बल्कि साइंस और नॉलेज का गोल्डन एज भी कहा जाता है। द यक्षास मैसेज टू द क्लाउड्स। दोस्तों, गुप्ता युग की लिटरेरी ब्रिलियंस का सबसे चमकता हुआ नाम है कालिदास। कालिदास की लाइफ के बारे में हमें ज्यादा डिटेल नहीं मिलती, लेकिन कहानियों के अकॉर्डिंग पहले के लोग उनका बहुत मजाक बनाया करते थे जिससे उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की मोटिवेशन मिली और उन्होंने अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर ली। आगे चलकर कालिदास संस्कृत लिटरेचर के ग्रेटेस्ट पोएट्स में शुमार हुए जिनकी पोएट्री बहुत ही रिफाइंड और ब्यूटीफुल थी। उनकी सबसे फेमस कंपोजिशन है मेघदूतम जिसका मतलब होता है द क्लाउड मैसेंजर। इस काव्य में एक यक्ष की कहानी है जो अपने मास्टर की पनिशमेंट के बाद अपने घर से दूर कर दिया जाता है। अपनी बिलव्ड से दूर रहकर वो एक बादल के जरिए अपना मैसेज भेजता है। ये पोम सिर्फ प्रेम और विवाह की इमोशन नहीं दिखाती बल्कि नॉर्थ इंडिया के लैंडस्केप्स, पहाड़, नदियां और मौसम को इतनी डिटेल में डिस्क्राइब करती है कि पूरा सफर आंखों के सामने आ जाता है। आयुर्वेदा गॉट कोडिफाइड। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आयुर्वेदा को एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम गुप्ता युग के दौरान मिला था? आयुर्वेदा का ओरिजिन बहुत पुराना है, कई सदियों बीसी तक जाता है, लेकिन गुप्ता पीरियड में ही इसे सिस्टमैटिकली कंपाइल करके क्लियर फॉर्म दी गई। इसी टाइम पर चारक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे इंपॉर्टेंट मेडिकल टेक्स्ट को फाइनल शेप मिली जो आज भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का बेस है। इन ग्रंथों में डिसीज की पहचान और डायग्नोसिस, उनका ट्रीटमेंट, हेल्दी डाइट की इंपॉर्टेंस, मेडिसिन की प्रिपरेशन और उस टाइम के एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स का डिटेल मिलता है। सबसे स्पेशल बात यह है कि आयुर्वेदा सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करता बल्कि माइंड, बॉडी और नेचर के बीच बैलेंस पर ज्यादा फोकस करता है। इसी हॉलिस्टिक अप्रोच की वजह से आयुर्वेदा गुप्ता
युग की एक प्राइसलेस गिफ्ट बन जाता है। आज भी लोगों को हेल्दी और नेचुरल लाइफ जीने की इंस्पिरेशन देता है। द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी। दोस्तों, गुप्ता युग को सिर्फ नॉलेज और साइंस के लिए ही नहीं बल्कि ब्यूटी, आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए भी याद किया जाता है। गुप्ता रूलर्स ने आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन के लिए एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाया जहां उनकी क्रिएटिविटी पूरी तरह से फ्लरिश हो सकी। इसी दौर में हिस्ट्री के कुछ मोस्ट आइकॉनिक आर्टवर्क्स बनाए गए। भारत के कई हिस्सों में इंपॉर्टेंट आर्ट सेंटर्स डेवलप हुए, जैसे सारनाथ जो आज के यूपी में है और जहां बुद्धा की बहुत ही शांत और ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बनाए गए। इसी तरह महाराष्ट्र में अजंता केव्स, जिनकी वॉल पेंटिंग्स और रॉक कट केव्स देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के उदयगिरी केव्स में बनी भगवानों की डिटेल कार्विंग्स में गुप्ता आर्ट की एक्सेलेंस दिखाई देती है। इस पूरे आर्टिस्टिक स्टाइल को हम गुप्ता आर्ट कहते हैं, जो ब्यूटी, बैलेंस और परफेक्शन के हाई स्टैंडर्ड सेट करता है। इसी वजह से गुप्ता युग की कला ने आने वाली पीढ़ियों पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा और इसे इंडियन आर्ट का गोल्डन फेज माना जाता है। द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज। दोस्तों, हर गोल्डन एज हमेशा के लिए नहीं रहता और गुप्ता एम्पायर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 6th सेंचुरी सीई के आते आते गुप्ता एम्पायर में डिक्लाइन के साइंस दिखने लगे। लेटर गुप्ता रूलर्स को बाहरी हमलों का सामना करना पड़ा, खासकर सेंट्रल एशिया से आने वाले ह्यूनर ट्राइब्स, जिन्होंने बार बार अटैक करके नॉर्थ इंडिया पर गुप्ता कंट्रोल को वीक कर दिया। इसी के साथ साथ एम्पायर के अंदर भी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, क्योंकि पावरफुल रीजनल रूलर्स उभर कर सामने आए और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए। ये सारी वजहें मिलकर गुप्ता एम्पायर को धीरे धीरे कमजोर बनाने लगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एंड नहीं था, बल्कि इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से नया राज्य और नए सिस्टम्स उभरने लगे। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर के बाद भारत की हिस्ट्री ने कौन सा नया मोड़ लिया। मीनवाइल इन द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, जब हम मैप पर वापस देखते हैं तो पता चलता है कि जब गुप्ताज नॉर्थ इंडिया पर रूल कर रहे थे, उसी टाइम साउथ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही थी। साउथ में पल्लवाज एक पावरफुल डायनेस्टी के रूप में उभरे, जिन्होंने आज के तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में अपना कंट्रोल बनाया। माना जाता है कि वो पहले सतवाहनास के अंडर ट्रिब्यूटरी रूलर्स थे, लेकिन सतवाहनास के डिक्लाइन के बाद पल्लवाज स्ट्रॉन्ग हो गए। पल्लवा शिव के भक्त थे और आर्ट और आर्किटेक्चर के ग्रेट पैट्रॉन्स भी, जिन्होंने मैग्निफिसेंट टेम्पल्स और रॉक कट केव्स बनवाए। उनकी कैपिटल कांचीपुरम, जिसे सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स भी कहा जाता है, साउथ इंडिया का एक बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया। यहीं पर घटिकास यानी लर्निंग सेंटर्स ने एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को बढ़ावा दिया। इसमें कामरूप किंगडम, जो वर्मन डायनेस्टी के अंडर था, ब्रह्मपुत्र वैली जो आज के असम में है, और बंगाल बांग्लादेश के कुछ पार्ट्स तक फैला हुआ था। इस रीजन को पुराने टाइम में प्रयाग ज्योतिषा कहा जाता था, जिसका जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है। कामरूप भी एक इम्पोर्टेंट कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर था, जहां टेम्पल्स और मॉनेस्ट्रीज लर्निंग के हब्स बने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि समुद्रगुप्त ने अपने कैंपेन्स के दौरान पल्लव और कामरूप रूलर्स को डिफीट किया, लेकिन उन पर डायरेक्ट रूल नहीं किया। उन्हें अपनी गद्दी पर रहने दिया, बस कंडीशन ये थी कि वो गुप्ता अथॉरिटी एक्सेप्ट करें और ट्रिब्यूट दें, जिससे पीसफुल रिलेशंस बने रहे। ये पैटर्न गुप्ता पॉलिसी का एक खास फीचर था। ओवरऑल गुप्ता पीरियड एक रिमार्केबल प्रोग्रेस का दौर था, जिसका इन्फ्लुएंस एम्पायर के बाहर तक गया। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मेटलर्जी में जो एडवांसमेंट्स हुई, उन्होंने फ्यूचर ग्रोथ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी, और टेम्पल्स, संस्कृत लिटरेचर और गवर्नेंस मॉडल्स ने आने वाले पीढ़ियों को इंस्पायर किया। इसी वजह से गुप्ता युग को इंडियन हिस्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट्स में से एक माना जाता है, जिसकी लेगेसी आज भी हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस में जिंदा है। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गुप्ता आर्ट। गुप्ता युग को इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन फेज ऑफ आर्ट कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में क्रिएटिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप अपनी पीक पर थी। इस टाइम पर ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, टेराकोटा फिगर्स और स्टोन कार्विंग्स बनाए गए, जैसे गंगा और यमुना की मूर्तियां, जहां उनके वाहन और फ्लोइंग वाटर से उनकी पहचान होती है। योगल का दशावतार टेम्पल और विष्णु और शीशनाग जैसे स्कल्पचर्स गुप्ता आर्किटेक्चर और भक्ति को क्लियरली दिखाते हैं। साथ ही अजंता केव्स की पेंटिंग्स और रॉक कट आर्किटेक्चर दुनिया भर में फेमस है, जहां बुद्धा और बोधिसत्वास की लाइफ को बहुत ही नेचुरल और ग्रेसफुल स्टाइल में दिखाया गया है। उदयगिरी केव्स और मध्य प्रदेश के टेम्पल्स में भगवान विष्णु और महाभारत के सीन्स जैसे अर्जुन और कर्ण का युद्ध भी स्टोन में कार्व किया गया है। ओवरऑल गुप्ता आर्ट ने ब्यूटी, बैलेंस और स्पिरिचुअलिटी के इतने हाई स्टैंडर्ड सेट किए कि आज भी ये आर्टवर्क्स हमें इंस्पायर करते हैं। एन इम्पोर्टेंट टाइमलाइन। इस टाइमलाइन से हमें ये समझ आता है कि 300 से 600 सीई के बीच गुप्ता युग कैसे डेवलप हुआ। इस दौर में समुद्रगुप्त ने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया और चंद्रगुप्त
II के टाइम पर गुप्ता पावर और कल्चर अपनी पीक पर पहुंची। इस पीरियड में ग्रेट माइंड्स जैसे कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने लिटरेचर, साइंस और एस्ट्रोनॉमी पर अमेजिंग काम किया। साथ ही गुप्ता पीरियड के पैरेलल वाकाटक, साउथ इंडिया में पल्लव और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप जैसे किंगडम भी डेवलप हो रहे थे। टाइमलाइन हमें दिखाती है कि गुप्ता एरा सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि एक कंप्लीट एज ऑफ क्रिएटिविटी, लर्निंग और कल्चरल ग्रोथ था, जिसने इंडियन हिस्ट्री को हमेशा के लिए शेप कर दिया। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हाइप का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ही सपोर्ट से हम ग्रो होंगे और जितना हम ग्रो होंगे उतना ही और बेटर एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए बना पाएंगे। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय।